Hello everyone, welcome back to our YouTube channel KS Academy One Step to Success. You can join us on Facebook also. Today's topic of discussion is ecosystem. What comes in your mind when you heard the word ecosystem? Eco means जो हमारा सराउंडिंग है वही, और जो सिस्टम है हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड जो सिस्टम होती है उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम इसको और डिटेल में जानना चाहे तो द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसका मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या फिर ह्यूमन बींग्स है उनका इंटरेक्शन होता है एनवायरमेंट में रहने वाले हर एक जीवों के साथ में, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। उसी में उसी इंटरेक्शन को या फिर वो जो सिस्टम क्रिएट करते हैं उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम इसको भी इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे आज। Before moving further, if you like our videos, don't forget like, share and subscribe our channel. This presentation was made by Dr. Prerna Bhautik, Assistant Professor at All India Sri Shivaji Memorial Society, College of Hotel Management and Catering Technology, Pune. Let us see some pictures. इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं और आपको इसमें से क्या समझ में आ रहा है? इस पिक्चर में हम हमारी अर्थ को देख रहे हैं और कुछ बटरफ्लाइज देख रहे हैं। तो जो इंटरेक्शन है, फिलहाल तो इस पिक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, हम इस पिक्चर में वाटर भी देख रहे हैं। तो जो पानी के बीच में और बटरफ्लाई के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इट मीन्स कि बटरफ्लाई को हम ये सोच सकते हैं कि भाई उसको प्यास लगी होगी और वो पानी पीने के लिए वाटर की तरफ, ड्रॉपलेट्स की तरफ गई होगी। देन कुछ एक लेन देन हुआ, इंटरेक्शन जो हुआ वाटर के बीच में और बटरफ्लाई के बीच में। तो एक सिस्टम है, जो ये एनवायरमेंट है, ये सिस्टम है जिसके बीच में एक कुछ जीव्स है, कोई हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे वाटर एक केमिकल कंपाउंड जिसे हम कहते हैं। तो वाटर के बीच में जो लेन देन हो रहा है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो हम और डिटेल में कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। अब इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं डायनासोर्स। ठीक है, एक सिस्टम है। सिस्टम मीन्स एक एनवायरमेंट है, एक प्लेस है जहाँ पे डायनासोर्स रहते हैं। वहां पे पानी है, पेड़ पौधे है, लैंड है। ठीक है, तो जो जंगल है इस पिक्चर में, इस जंगल में डायनासोर रहते हैं। तो ये हो गई एक सिस्टम, और इस सिस्टम में ये लोग रह रहे हैं, इनको कुछ खाने के लिए मिल रहा है, इनको शेल्टर मिल रहा है रहने के लिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो एक नेक्स्ट जिसमें हम ये बर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बर्ड्स अवेलेबल हो गए। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस होगा और इस प्लेस का इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तो प्लेस वाइज भी इकोसिस्टम चेंज होती है। अब ये एक कार्टून पिक्चर हम देख लेते हैं। यहाँ पे बर्ड्स है, अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। यहाँ पे हम लोग एक कोने में देख रहे कि एक शेर है। तो ये जंगल है, तो जंगल का भी एक इकोसिस्टम है। तो जंगल का अगर इकोसिस्टम होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इस तरीके से और डिटेल में हम जानेंगे कि इकोसिस्टम डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कौन से एरिया में है। मतलब कि अगर वो जंगल में है तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ जाएगा, अगर वो वाटर बॉडी में है तो वो वाटर इकोसिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, वो लैंड में अगर सिर्फ और सिर्फ लैंड है तो फिर वो लैंड इकोसिस्टम आएगा, है ना। तो इकोसिस्टम जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि कौन से लोग कहाँ रहते हैं और उनका हैबिटेंट क्या है। हैबिटेंट मीन्स कि कौन से साइड में वो रह रहे हैं, लैंड में रह रहे हैं या वाटर बॉडी के अंदर में रह रहे हैं या फिर हवा में रह रहे हैं। इस तरीके से वो इकोसिस्टम डिफाइन करेंगे। हम इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। There is a continuous cycle of interrelationship between a community, its physical environment that causes the formation of complex permanent relationship. Such kind of phenomena that occurs in the nature is known as ecosystem. So, an ecosystem can be defined as overall integration of the whole mosaic of interacting organism and their physical environment in a particular areas. In ecosystem include the biotic factor like producer, consumer, decomposer, and abiotic factor like soil, rock, water, heat, light, etc. An ecosystem includes a biotic factor like soil. Abiotic or biotic means what?
अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट. देन इन डिटेल हम आगे और जानेंगे कि व्हाट इज बायोटिक एंड बायोटिक, अबायोटिक प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, डिकम्पोजर्स क्या है, और इकोसिस्टम में इनका क्या है प्ले, मतलब ये क्या रोल प्ले करते हैं. Then help of the circulation of ecosystem properly, it also helps in the balance of ecosystem. They are responsible for a survival of a living organism. All living being in a nature falls under the biotic factor. The factor indicates the biological community of the particular area. A biological community can be divided into producer, consumer and decomposer on the basis of flow of energy in the ecosystem. अब इसका मतलब क्या? Flow of energy in ecosystem. सो एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है. जो हमारे प्रीवियस पार्ट के कुछ लेक्चर्स है जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टडी की है या फिर थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की है, फिजिक्स में स्टडी किया है, तो हमने हमेशा एक लॉ को डिफाइन किया है. उस लॉ को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं. उसका डेफिनेशन ही ये है या फिर उसका लॉ ही ये बताता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो मैं हमेशा कहती हूँ, तो ये कभी बनाई नहीं जा सकती और ना ही ये डिस्ट्रॉय की जाती है. ये ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में. जैसे कि हमने कुछ फूड को इंटेक किया तो वो फूड एनर्जी हमने जो खाई है वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी एनर्जी में वर्क डन में कन्वर्ट हो गई. तो इस तरीके से एनर्जी क्या होगी? कन्वर्ट होंगी वन फॉर्म टू अनदर, बट इट कैन नॉट बी ट्रांसफर, सॉरी इट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट ये क्या होगी कि ना ही इसको हम बना सकते हैं ना ही इसको खत्म कर सकते हैं. सिर्फ ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में बदलती जाएगी. Ecosystem defines. Basically, the what is exactly definition of the ecosystem is an ecosystem is a system consists of biotic and abiotic component that function together as a unit. दोनों भी एक साथ काम करेंगे. यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन होगा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का, तभी हम उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इकोसिस्टम. The biotic component include all the living things whereas the abiotic components are the non-living things. Thus an ecosystem since definition essential on an ecological community consists of different population of organisms that live together in a particular habitat. Natural science like ecology and geography define ecosystem as an geographic area where the organisms, weather and landscape work together to form a bubble of life. How about its biology? What is an ecosystem? In essence, the ecosystem definition is biology is that is the act of the fundamental unit of nature. Just a living organism is made up of the cell that act as a structural and functional unit of life. Nature also consists of fundamental unit is called as ecosystem. Ecosystem structure. It is the structure of ecosystem consists of two major components, that is biotic component and abiotic component. So basically biotic component includes producer, consumer, जिसका हम लोग टाइप भी बताते हैं, हर्बीवरस, कार्निवरस, अर्मीवरस एंड डिकम्पोजर. अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, सॉइल, सनलाइट, वाटर, जो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है दे आर द अबायोटिक फैक्टर. दिस आर द एग्जांपल. बट बायोटिक फैक्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर. सो इसमें इसको डिवाइड किया गया है और फर्दर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इन्हीं के अंडर में इंक्लूड्स होते हैं. Biotic component. A biotic component includes all the living things. Basically, there are two major types of living things. They are the eukaryotic and prokaryotics. And eukaryotics are the characterized by the having membrane-bounded organelle such as a nucleus inside the cell. अब हमारे प्रीवियस क्लास में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, तो इसमें इस चैप्टर में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. बट यूकैरियोटिक्स मींस इन ऐसे सेल्स बॉडी या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो सेल्स होती है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. देन द प्रोकैरियोटिक इन टर्न्स दे आर द लैकिंग ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल. उनका जो ऑर्गन्स होते हैं या फिर जो सेल्स होते हैं वो क्या सेल्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, वहां पे लैक ऑफ मेम्ब्रेन होता है.
ठीक है. Then further the difference between these two groups, read this. Example of eukaryotics are the plants, animal and fungi, and the protista, bacteria, and the represent the prokaryotic cells. Now each of them हैज अ जॉब टू डू इन एन इकोसिस्टम. हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक रोल प्ले है. जहाँ पे भी हम बात करते हैं कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंगी है, बैक्टीरिया है, वाटर है, एयर है, तो हर एक कंपोनेंट का अपना अपना रोल है यहाँ पे. और हम वही स्टडी करने वाले कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन ऑर्गेनिजम्स या फिर नॉन लिविंग थिंग का किस तरीके से वो लोग रोल प्ले करते हैं. Then plants for an instance have a chloroplast that able to them to the harvest light's energy in presence of sunlight. Plants are produce food from themselves और हमारे लिए भी वो लोग food produce करते हैं by the process of photosynthesis. Then they can carbon dioxide and water from their environment to convert them into the sugar, a biomolecule that can be used to synthesize chemical energy such as ATP, because they are capable to produce their own food through the photosynthesis and they are referred to as the प्रोड्यूसर. अब देखो यहाँ पे प्रोड्यूसर की डेफिनेशन जो मैं वो कह रही थी कि इन डिटेल में हम बात करेंगे. तो जो प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली प्रोड्यूसर कैटेगरी में आते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं. किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. और साथ में ही वो हमारे लिए भी फूड बनाते हैं, जैसे कि फल फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना, वेजिटेबल्स होते हैं, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स जो हम डे टू डे लाइफ में ईट करते हैं. तो इस तरीके से जो प्लांट्स है बेसिकली प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूस करते हैं. किसी चीज को प्रोड्यूस करना इट मीन्स अ प्रोड्यूसर. अब ये खुद के लिए भी बना रहे हैं और हमारे लिए भी हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए लोग खाना बना रहे हैं, एक एनर्जी फॉर्म बना रहे हैं. इसीलिए ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय अ प्रोड्यूसर? हु प्रोड्यूस द फूड और हु प्रोड्यूस द एनर्जी टू अस ऑल्सो एंड टू अदर ऑल्सो. हर किसी के लिए वो एनर्जी प्रोड्यूस करना, कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करना या तो फूड प्रोड्यूस करना, उसे ही हम प्रोड्यूसर कहते हैं. Next to the producer are the primary consumer. They feed on the producer while they serve as a food source to higher level of the consumer. So basically जो producers होते हैं वो उन्होंने तो food produce किया. Then जिन्होंने इनको intake किया, उनको फूड को खाया, जैसे कि हम हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, फंगी है, वट एवर द animals are present in our environment or in our surrounding, they are comes under the consumer. जो consume करता है, जो खाता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कंज्यूमर. सो बेसिकली जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कौन से कैटेगरी में आते हैं कि हम एक्चुअली कंज्यूमर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो प्रोड्यूसर के बाद में जस्ट नेक्स्ट जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है. इन डिटेल में हम देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्शरी का क्या रोल प्ले है यहाँ पे. The animal are example of consumer. The animal that feeds on the plants are called as herbivorous, whereas those that feed on other animals are carnivorous. अब what is meant by herbivorous and carnivorous? So ये just है कि जो vegetables खाते हैं, जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स मीन्स जो हरा घास फूस खाते हैं या फिर प्लांट्स बॉडी को खाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हर्बीवरस. एंड द कार्निवरस आर, इसका मतलब जो कि मीट या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मांस, मटन या फिर नॉनवेज खाते हैं. सो ऐसे एनिमल्स जो जैसे कि हमारा लॉयन, टाइगर, तो ये these are the animals are under comes carnivorous. We human being also under the carnivorous. Then there are those that feed on the both plants and animals. They are called as omnivorous. जो वेजिटेबल्स और एनिमल्स दोनों को खाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मांस, मटन या फिर बीफ या फिर हम ये कह सकते हैं कि नॉनवेज खाते हैं. सो दे आर कम्स अंडर द ओमनिवरस. तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स आर कम्स अंडर द ओमनिवरस बिकॉज ह्यूमन बींग वेजिटेबल्स भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं. Abiotic component. The abiotic component include all the non-living things such as rock, soil, minerals, water source, and the local atmosphere. Similar to the biotic component, the biotic component also have their ecological role. For an example, element of any compound serve as a source of nutrient. जैसे कि हमने food को खाया
तो फूड के अंदर के जो एलिमेंट्स है, जो कि ग्लूकोज होता है, हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा हुआ है, हम स्कूल लेवल से देखते आ रहे हैं कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद का भी खाना खुद बनाते हैं और हम भी तो हमारे लिए भी खाना वो बनाते हैं। तो लीव्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के होने की वजह से वो लोग खुद का खाना खुद बनाते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वाटर को जड़ों से, जमीन से लेते हैं न्यूट्रिएंट्स जो लेते हैं एंड ग्लूकोज में उसको कन्वर्ट करते हैं, देन CO2 प्लस वाटर इट विल गिव्स ग्लूकोज। तो जो कंपोनेंट है वो नॉन बायोटिक या फिर हम ये कह सकते हैं अबायोटिक फैक्टर है। एलिमेंट्स जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, वो अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। They are essential to growth and the metabolism of an organism. Apart from the providing nutrients, they are also provide organism to a place to live and their through a habitat. इंटरैक्शन, अब हम देखेंगे दोनों के बीच का इंटरैक्शन कैसे होता है। द बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक कंपोनेंट इंटरैक्ट विथ वन अनदर एज इन द सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर में दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन होता है, देन एंड देयर आर लिंक टुगेदर, एक दूसरे के साथ में वो लिंक टुगेदर है टू वन अनदर वाया वो न्यूट्रिएंट साइकिल, या तो वो न्यूट्रिएंट साइकिल से हो गए या तो एनर्जी फ्लो से हो गए। For an instant, energy and nutrient enter the system via the photosynthesis, or we also called as a photoautotrophs. It means that what exactly it means, मैंने दोनों वर्ड का यहाँ पे यूज किया, photosynthesis and phototrophs, autotrophs. So जो प्लांट बॉडी है वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट खुद का खाना खुद बनाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट का एक साइकिल हो रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2, लैंड से वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो एनर्जी सन से मिल रही है उससे उन्होंने क्या किया, ग्लूकोज बनाया एंड ऑक्सीजन को रिलीज किया, राइट। एक साइकिल बन गई, दिस इज द साइकिल, राइट। अब इसी फूड को हम कंज्यूमर ने खाया एंड देन वट एवर द डिग्रेडेशन न्यूट्रिएंट थ्रू, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने स्टडी किया है ऑर्गेनिजम्स में, कि हम लोग खाना खाते हैं देन पचाते हैं, देन वट एवर द एक्सक्रीटा कम्स आउट, दे कम आउट फ्रॉम आवर बॉडी एंड देन डिग्रेड इन द लैंड, राइट। तो इसी तरीके से तो वी आर अंडर द फोटोऑटोट्रॉप्स। They are the organism that carry out the photosynthesis, जो photosynthesis का प्रोसेस जो है कैरिड आउट करते हैं उसे ही फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। सच एज द प्लांट एंड ग्रीन algae, then the heterotrophs. What is meant by the heterotrophs? जो for an example animal feed on the photoautotrophs, जिसमें मैंने अभी बात किया था कि एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉप्स में आ जाएंगे, जो इसे कंज्यूम करेंगे, जो डिपेंड हो जाते हैं प्लांट बॉडी पे एनिमल्स में। सो इस तरीके से ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इट विल इंटरेक्शन बिटवीन फोटोऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स आर कॉल्ड एज अ system, and this system is called as an ecosystem. This makes the energy and the nutrient move through the system. The death of this organism insect decomposition by the decomposer. अब जब किसी भी एनिमल का या प्लांट बॉडी की डेथ हो जाती है, या फिर जैसे प्लांट को हमने कट कर दिया तो ऑब्वियसली वो सूख जाएगा, तो आखिरी में क्या होगा, वो डिकम्पोज होने लगेगा। वाटर एटमॉस्फेयरिंग जो भी कंडीशंस वहां पे अप्लाई होगी उसके साथ में वो डिकम्पोज होने लगेगा, वो डिग्रेड होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज। और ये डिकम्पोज कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है उनकी वजह से वो डिकम्पोज हो जाएगा, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स। This process releases the nutrient back to the environment to the reused by the organism. To learn more about this प्रोसीड्यू, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है जो हमने ऑब्वियसली हमारे लैंड से प्लांट में गया, प्लांट से हम में गया, एंड देन हम मर गए एंड देन डिकम्पोज हो गए, तो लैंड को रिटर्न बैक हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिटर्न बैक हो गए लैंड से, और ये साइकिल चलती रह रही है न्यूट्रिएंट के बीच, न्यूट्रिएंट की एनर्जी फ्लो की, एंड दैट दिस इज द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ऑफ इकोसिस्टम। Process of ecosystem. The biotic and abiotic component can also serve an environmental ecological factor that affects the ecosystem. The biotic component whose biological activity creates an impact in the ecosystem are referred to that biotic factor. The abiotic factor in turns include the non-living thing and the physical aspect of an ecosystem such as climate, temperature and pH.
An example of biotic factor is an extent of predation in an ecosystem. If there is an increase in the number of predators or predation activity would be likely increase. Thus, in turn would significantly lessen the population density of their prey. If their prey is a key species, meaning another group of organisms depend upon them for survival, then the decline of this key species could also lead to the decline of the organism relying upon them. As for the abiotic factor, they can regulate the size or the density of the species population. For instance, acid rain, which is unusually acidic prediction and hence we can say that has high level of hydrogen ion can produce a detrimental effect to the soil. It means what exactly कि जब भी environmental effect में या फिर कोई भी ऐसी चेंज हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, तो एक एग्जांपल है एसिड रेन का कि जब SO2 या फिर हम कह सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या मोनोक्साइड जो है वो हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है, तब रेन के साथ में रिएक्शन होकर एसिड रेन होती है। तो वो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं एसिड रेन में का वो सॉइल पे आके गिरते हैं और वो हाईली इम्पैक्ट करता है सॉइल की क्वालिटी को। सिमिलरली वो वाटर जो फॉल हुआ है, रेनफॉल हुआ है, वही नदी में जाएगा एंड देन हाइड्रोजन आयन या फिर जो एसिडिक नेचर है पर्टिकुलर वाटर का वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स है और एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जहां पे एसिड रेन हो रही है वो ग्रेटली अफेक्ट हो जाती है। सो सिर्फ एक सिंपल हाइड्रोजन आयन के इंक्रीज होने की वजह से। तो as well as the plant and aquatic animals are that sensitive to low pH। तो हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक पर्टिकुलर पीएच में वो मेंटेन रहते हैं, अगर उसका पीएच बढ़ जाता है या फिर एकदम से कम हो जाता है तो इफेक्ट कर जाता है सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, बहुत ज्यादा हाईली इम्पैक्ट पड़ता है। देन अपार्ट फ्रॉम द पीएच अनदर अबायोटिक फैक्टर आर लाइट, सैलिनिटी, एयर, सॉइल और सबस्ट्रेट एंड द टेम्परेचर ऑल्सो। सो लेट अस अभी स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोड्यूसर। अभी हमने देखा कि अभी तक के कि जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर है वो दोनों के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, कि वो दोनों के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन बढ़ जाता है, अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि अगर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन बढ़ जाता है और बायोटिक फैक्टर जो है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में अबायोटिक फैक्टर है, जैसे एयर बहुत कम है, पानी बहुत कम है, तो ये भी बहुत अफेक्ट कर जाएगा कि हमारे पास कंजम्पशन करने के लिए, फूड कंजम्पशन करने के लिए बहुत ज्यादा कम अवेबिलिटी रहेगी। तो क्या होगा कि डेडलाइन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। अब फ्रेंड्स हम लोग एक और बात यहाँ पे कर लेते कि जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, सो कोविड-19 की वजह से अभी बीच में ऐसा हुआ था कि पीपीटी किट्स अवेलेबल नहीं थे डॉक्टर्स के पास में, या फिर हम ये कह सकते कि एस्टिमेशन के लिए कि किसको कोरोना हुआ है किसको नहीं हुआ है, जो टेस्टिंग किट होती है वो अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि हमको पता नहीं चल पा रहा था कि भाई किसको कोरोना है और किसको नहीं। अभी आज के डेट में पीपीटी किट्स अवेलेबल है, टेस्टिंग किट्स अवेलेबल है, तो हमको इजीली पता चल रहा है। मतलब जितना हम पॉपुलेशन है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई जितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं या निगेटिव आ रहे हैं, जिसको सिम्टम्स दिख रहे हैं उन लोगों के लिए अभी किट्स अवेलेबल है। सो इजीली आइसोलेशन करते आ रहा है कि किसको पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आज रेट डाउन हो रहा है कोरोना का, जिसकी वजह से जो फ्लो था अभी मेंटेन हो रहा है और धीरे धीरे हमारे एनवायरमेंट में हम लोग हैबिटेंट होते जा रहे हैं कोविड-19 के साथ में। सो जो अनअवेयरनेस है या फिर अवेयरनेस है या फिर जो भी स्मॉल इम्पैक्ट पड़ता है अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में, तो वो चेंज आ जाता है, एक अनबैलेंस हो जाता है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा दोनों के बीच में, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में, तो किसी एक चीज का डिक्लेनेशन होने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स, व्हाट आर द कंज्यूमर्स, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स। सो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर की, कंप्लीट बायोटिक फैक्टर की। सो बायोटिक फैक्टर, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम्ड अंडर द biotic factor. So it will divided into some parts. So first part is producers. So producers are those living organisms for an ecosystem which are capable to synthesize their own food from the inorganic compound, for example grass, tree, aquatic green plants,
whatever the green material और organisms और plants are basically, तो हमारे plants जो होते हैं वो होते हैं producers, जो खुद का खाना खुद भी बनाते हैं और हमारे लिए भी खाना, shelter वेल्टर सब birds के लिए सब provide करते हैं. So that are the producers. Consumers are the heterotrophs of the ecosystem which feed on the other living organism. For example, cat, insect, fish, they are divided into three categories: primary, secondary and tertiary. So what are the consumers? जो consume करते हैं, जो producers को consumes करते हैं, vegetation को खाते हैं, जितने भी plants body है उनको खाते हैं, that are under comes the consumers, right? अब इसको तीन category में divide किया गया है: primary, secondary and tertiary. Let us see what in detail. Decomposers are also called as the saprophytic organisms. Some of the microorganisms feed on the dead body and decaying organism matter and decompose them into the simple compound. These compounds are then utilized by the producers for the synthesis of the food. So the decomposers are the responsible for the regulation cycle of the material in an ecosystem. Some example of decomposers are bacteria, fungi, etc. So basically, व्हाट आर द डिकम्पोजर्स? जो कंज्यूम करते हैं डेड बॉडीज को. डेड बॉडीज मीन्स वो चाहे प्लांट हो चाहे वो किसी एनिमल की डेड बॉडी हो, उसको डिकम्पोज करना और ऑर्गेनिक मैटर में उसको कन्वर्ट करना और सॉइल के साथ में उसको मिक्स कर देना. तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम होता है. जो डिक्लाइन होता है, जो डिके होता है किसी भी मैटर का, किसी भी मैटर में हम लोग बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर की. ठीक है, तो बायोटिक फैक्टर में प्लांट्स एंड कंज्यूमर्स, चाहे वो प्लांट हो या कंज्यूमर्स हो, जब उनका बॉडी डिके होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है बाय मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजर्स. रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे साइकिल की, या फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन सबका एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशन है. So basically, there is an close relationship between producer, consumer and decomposer. In ecosystem includes biotic factor like producer, consumer, decomposer and abiotic factor like soil, rock, water, heat, light, etc. All the living organism falls under the biotic factor. The producer of or a plant यूज अबायोटिक फैक्टर. क्या कह रहे हैं ये लोग कि जो प्रोड्यूसर्स है वो अबायोटिक फैक्टर का यूज करके फूड को बनाएंगे, सिंथेसाइज देयर फूड. देन अबायोटिक फैक्टर, दो इंटर रिलेशन बिटवीन हुआ है यहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर का. जितने भी नॉन लिविंग थिंग है उनका रिलेशन किसके साथ में हो गया? लिविंग थिंग्स. जो हमारा प्लांट है उसने क्या किया? यूटिलाइज किया नॉन लिविंग थिंग्स का, एंड उसने क्या किया? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक सिंथेसाइज किया फूड को. ठीक है, द हर्बीवरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स. अब यहाँ पे हर्बीवरस, जो हमने प्रीवियसली देखा था कि व्हाट आर द हर्बीवरस, जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेशंस को खाते हैं, तो दैट आर अंडर कम्स द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बॉडीज को या फिर ग्रीन प्लांट को जो खाते हैं, जैसे कि ग्रोसोफर है ना, जो इंसेक्ट्स है सिर्फ प्लांट बॉडी को जो खाते हैं, दैट आर कम्स अंडर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. जैसे कि हमारा रैट, डियर जिसे हम हरिन कहते हैं, हमारा खरगोश, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बॉडीज को या फिर ग्रीन प्लांट्स को हम जो बोल रहे हैं उसको खाते हैं, दैट आर कम्स अंडर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. When these living component die and they are converted into the similar from which with the help of decomposer and get mixed to the soil. When they are mixed in the soil, they are absorbed by the green plant for their growth and development. In this way, the phenomena occurs in the nature. अब हर्निवरस इटन बाय द कार्निवरस. ठीक है, अब कार्निवरस के बारे में तो बताया था कि जो जितने भी जो नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स होते हैं दैट आर अंडर कम्स द कार्निवरस. सो जो हर्बीवरस थे उन्होंने क्या किया? प्लांट बॉडीज को खाया. देन प्लांट बॉडीज को खाने के बाद में उनके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई, एंड देन हर्बीवरस जो थे उनको कंज्यूम किया किसने? कार्निवरस ने. दैट अंडर कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट. इस तरीके से ये चेन हो गई. ठीक है, प्रोड्यूसर, देन कंज्यूमर, herbivorous, and then herbivorous consumed by the carnivorous. and जब carnivorous डाई हो गए, जितने भी
नॉन वेजिटेरियंस एनिमल्स थे वो डाई हो गए, देन इट डिकम्पोज बाय मीन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट विल डिकम्पोज इनटू द सॉइल। ये सॉइल में डिकम्पोज हो गए और ऑर्गेनिक मैटर जो इनिशियली यूज किया गया था प्लांट के द्वारा वो फाइनली क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया या फिर गो बैक टू द सॉइल हो गया, सॉइल में फिर से ऑर्गेनिक मैटर में वो मिल गया। एंड देन दैट ऑर्गेनिक मटेरियल अगेन रीयूज बाय द प्लांट। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो गया, अगेन रीयूज हुआ प्लांट के थ्रू, और ये साइकिल चलती गई, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और यही साइकिल नेचर में चलती जाती है और इसी साइकिल को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। फूड चेन। इन द फूड चेन प्रोड्यूसर आर द बेस इन अ इकोसिस्टम। अब हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं फूड चेन की, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स की बात कर रहे हैं और बहुत सारी नेचर में जो रिसाइकल हो रहा है वही बात कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे फूड चेन। इन द फूड चेन प्रोड्यूसर जो है वो सबसे बेस कंपोनेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम का, ठीक है। द कंज्यूमर गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट and ultimately to it reach up to the decomposer. There are the different types of consumer in the ecosystem: insect, eat, herbs. So different types of consumers are available, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हम फोर्थ में भी उसको डाल सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके से चेन होगा, जैसे कि प्लांट को कंज्यूम किया इंसेक्ट ने, तो इंसेक्ट हो गया हमारा प्राइमरी, ठीक है। इंसेक्ट को कंज्यूम किया फ्रॉग ने, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने, तो ये हो गया हमारा टर्शरी। स्नेक को कंज्यूम किया ईगल ने, देन ईगल हो गया हमारा फोर्थ वन कंज्यूमर, एंड देन ईगल डाई हो गया, एंड देन डाई होने के बाद में वो अर्थ पे आ गया, सरफेस लैंड पे आ गया, एंड देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो डिकम्पोज है वो डिकम्पोज हो गया, एंड देन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट रिटर्न बैक टू द सॉइल। Insects are eaten by the birds. Birds are eaten by hawk and eagles. Thus, nutrition reach up to the higher trophic level for a producer. So, after the death of the plants and animals, they are decomposed by the decomposer, and the minerals are released into the soil, and in turn, plant use the minerals as the constituent of their food. Thus, the transfer of food energy from producer to consumer, consumer to consumer, and consumer to decomposer by the process of eating and being eaten is known as food chain. In the food chain, each source of food energy is named as a trophic level. जितनी भी food chain है तो उसमें जो source of food energy होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, trophic level. So here we completed the basic introduction of the ecosystem. What are the role play component in the ecosystem, that are the consumers, producer, consumer, decomposers, and what are the types of the consumers, what are biotic and abiotic factor, that all in detail we have studied about it. So thank you for listening our lecture. If you have any queries and any suggestions regarding this lecture, so put it on comment box, we are immediately replied on it. So तब तक के लिए आप सेफ रहिए अपने घर में, और इसी तरीके से हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।